नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली जो सितंबर के शायद 24 सितंबर को डेट फाइनल हुआ है, परीक्षा तिथि घोषित की गई है, मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह हमारी तीसरी कक्षा है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे परिवार क्या होता है, परिवार से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जितने टॉपिक किसी भी परीक्षा में सिलेबस में जितने टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। अगर कोई टॉपिक ज्यादा उस परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है तो उससे 2-3 प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो किसी भी परीक्षा को अगर हम लोग क्वालिफाई करने का एक ही मात्र तरीका है, वह तरीका क्या है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी कक्षाओं को फ्रेम किया गया है। उसमें हमारी तीसरी कक्षा है, इसमें कोई अनर्गल बातें नहीं है। आइए सीधे हम लोग कक्षा की बात करते हैं और इस विषय को पढ़ते हैं। आज का विषय हमारा परिवार है। अंग्रेजी में इसे फैमिली कहते हैं। परिवार हम किसे कहते हैं? फैमिली, परिवार आप सुने ही है, ये हमारा परिवार है, ये उनका परिवार है। तो परिवार एक सार्वभौमिक संगठन अथवा इकाई है। परिवार क्या है? एक संगठन है, एक यूनिट है। फैमिली इज अ यूनिट, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इकाई क्या होती है? सार्वभौमिक रूप क्या होता है? प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में यह पाया जाने वाला अवयव है जिसे हम परिवार कहते हैं। कबीलों में भी परिवार पाया जाता है, आधुनिक युग में भी परिवार पाया जाता है, प्राचीन काल में भी परिवार पाया जाता था। आप महाभारत और रामायण देखते होंगे, उसमें भी परिवार पाया जाता है। तो परिवार क्या है? सार्वभौमिक इकाई है, सार्वभौमिक संगठन है, जिसे इकाई कहते हैं या इकाई है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी पूछा जाएगा। अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि परिवार क्या है, पूछ लेगा कि एकात्मक संगठन है, द्विसदनात्मक संगठन है, सार्वभौमिक संगठन है, इकाई नहीं है, सार्वभौमिक संगठन नहीं है, तो लिखेंगे कि परिवार एक सार्वभौमिक संगठन है, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में समाज में पाया जाता है। अन्य प्राणियों के समान मनुष्य में भी जाति सृजन तथा वंश संरक्षण की नैसर्गिक प्रेरणाएं होती है। पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? जाति सृजन एवं वंश संरक्षण की नैसर्गिक प्रेरणाएं होती हैं। इन प्रेरणाओं से ही परिवार तथा घर का जन्म हुआ है। परिवार पति पत्नी तथा उनकी संतान से निर्मित होता है, मिलकर बनता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि यह समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब जानते हैं कि प्रश्न पूछता है, स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि यह परिवार की परिभाषा किसके अनुसार दी गई है। तो उसी को ध्यानगत रखते हुए आइए हम पढ़ते हैं कि अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र पुत्री आदि होते हैं और जो पारस्परिक स्नेह व उत्तरदायित्व की भावना से काम करते हैं, परिपूर्ण होते हैं। परंतु परिवार का यह भारतवर्ष में ही नहीं पाया जाता है, पश्चात देशों में भी परिवार का तात्पर्य समाज की उस इकाई से लगाया जाता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो चूंकि हमारे भारत में, हम लोगों का जो उत्तर भारत वाला हिस्सा है, उसमें परिवार सामूहिक परिवार की संकल्पना है। तो सामूहिक परिवार की संकल्पना के अनुसार ही जो हमारा सिलेबस है उसको फ्रेम किया गया है। तो सामूहिक परिवार की संकल्पना में यह बात आता है कि चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र सब होते हैं जो पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना से, स्नेह की भावना से परिपूर्ण होते हैं भारतवर्ष में। पश्चात देशों में भी परिवार पाया जाता है, लेकिन उसमें परिवार का मतलब माता पिता और अविवाहित बच्चे, जिसका विवाह हो जाएगा वो परिवार से कट हो जाता है। अब आगे इसके विभिन्न प्रकार के स्वरूप होने के कारण ही इसकी परिभाषा के बारे में विद्वानों में मतैक नहीं पाया जाता है। परिवार की विभिन्न प्रकार की मौलिकता है, उसके रूप है, इसीलिए विद्वान है वो एक परिभाषा नहीं दिए हैं, विद्वान अलग अलग परिभाषा देती है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं, प्रमुख विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री कह सकते हैं, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक भी इनकी संज्ञा दी जाती है। परिवार जो हमारा है, स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक अस्थायी समिति है। यह कह रहे हैं कि परिवार क्या है। परिवार क्या है, इनकी जो परिभाषा है वो थोड़ी विस्तृत, इसकी समझ को देखिए क्या इनकी परिभाषा है परिवार की। ऑगबर्न एवं निमकॉफ की कि स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित, अगर
पति पत्नी है, उनके बच्चे भी है, तो वो भी परिवार की श्रेणी में आएगा। पति पत्नी है, बच्चे नहीं है, वो भी परिवार की श्रेणी में आएगा। केवल पत्नी के साथ बच्चे रह रहे हैं, वो भी परिवार की श्रेणी आएगा। और केवल पति के साथ बच्चे रह रहे हैं, वो भी परिवार के साथ आएगा। तलाक के बाद की स्थिति होती है तो जिसमें पति और पत्नी दोनों लोग अलग रह के अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो बच्चे किसी के साथ रहेंगे। तो उसी परिभाषा को ध्यानगत रखते हुए अकबर ने एवं निमकाफ ने कहा है कि अंत वाली जो लाइन पढ़िए कि पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक अस्थायी समिति है। अब आगे देखिए क्या है, एक या अधिक बालकों सहित स्त्री और उनकी देखरेख करने के लिए एक पुरुष हो तो इन सबको मिलाकर एक परिवार बन जाता है। एक या एक से अधिक बच्चे हो, एक स्त्री हो और स्त्री को देखरेख करने वाला एक पुरुष हो, तो यह सब मिला दिया जाता है तो एक परिवार बन जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। देखिए, किसी भी समाजशास्त्री की परिभाषा को याद करने का एक तरीका है, उसके कीवर्ड को पकड़िए। अब किंग्सले डेविस कह रहे हैं तो इसमें क्या हम लोगों को देखना है, सगोत्रता। जिस परिभाषा में सगोत्रता की बात होगी वही परिवार के बारे में किंग्सले एवं डेविस कहे होंगे। अब मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। अब इनको याद करना है तो आप क्या करेंगे, बच्चों को पैदा करना, उनका लालन पालन करना। अगर ये दिमाग में है तो आप मैकाइवर एवं पेज के अनुसार अगर परिवार की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप सही टिक लगा ले जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे परिवार के बारे में हम लोग आगे इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। यौन संबंध की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। सभ्य समाजों में विवाह संबंध द्वारा इस प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। जो सभ्य समाज है उसमें विवाह कर दिया जाता है ताकि आप अपने यौन संबंधों, यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सके और परिवार का जन्म होता है। ऐसे ही एक परिवार का जन्म होता है, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि विवाह से पूर्व बनाए गए यौन संबंधों द्वारा परिवार का जन्म नहीं होता है। भारत जैसे देश में जहां तक हमारी मान्यता है कि अगर विवाह पूर्व संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो वह परिवार नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको सामाजिक रूप से स्वीकृति मान्यता नहीं है। हमारे समाज में सामाजिक रूप से मान्यता क्या है परिवार की, कि स्त्री और पुरुष का विवाह हो, तदोपरांत संतान की उत्पत्ति हो और वह अगर संतान होता है तब यह एक परिवार की श्रेणी में उस संतान को रखा जाता है। पति पत्नी का संबंध, परिवार का विकास पति पत्नी के यौन संबंध द्वारा होता है। बिना पति पत्नी के संबंधों के परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह संबंध अनेक रूपों में हो सकता है। पति पत्नी का संबंध कैसे होता है, अगर परिवार की संकल्पना कैसे होगी, परिवार हमारा वंशावृद्धि कैसे होगी, अगर पति पत्नी के यौन संबंधों द्वारा ही यह संभव है। आगे रक्त संबंध, परिवार की एक अन्य विशेषता है। यह परिवार की एक अन्य विशेषता है कि उसके विभिन्न सदस्यों का एक दूसरे से परस्पर रक्त संबंधों द्वारा जुड़ा होना चाहिए। परिवार एक ऐसा है कि सबका मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध एक दूसरे से जुड़ा हो, तभी हम उसे परिवार की श्रेणी में लेंगे। माता पिता द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो पूर्णतया उनके रक्त से संबंधित होती है। एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न समस्त संतानों में रक्त संबंध होता है। इस रक्त संबंध से ही परिवार का जन्म होता है। वास्तव में रक्त संबंध बाबा, चाचा, चाची और उनकी संतान में भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परिवार के एक बाबा हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो 5 की अगर संतानें होगी तो कहीं ना कहीं से बाबा के रक्त संबंध से जुड़े होंगे और वो परिवार की श्रेणी में आएंगे। आगे आर्थिक सुरक्षा आज का युग ही है, अर्थ जगत है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं रहेगा, चाहे आप कितने विद्वान हो, चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले रहे हो या आपके संबंध कितने बड़ों से हो। आर्थिक सुरक्षा, स्त्रियां घर के खाने पीने की व्यवस्था करती है तो पुरुष घर से बाहर अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं। अर्थोपार्जन मतलब पैसा कमाना, कहां से पैसा आएगा ताकि हमारे परिवार की व्यवस्थाएं सही तरीके से चले। प्रत्येक परिवार की अपनी विशेष संपत्ति होती है जिस पर उसका अपना अधिकार होता है। निवास स्थान, अगली विशेषता है परिवार का निवास स्थान। परिवार की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता अस्थायी निवास स्थान है। परिवार के समस्त सदस्य
अपनी शारीरिक सुरक्षा तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए एक ही घर या निवास स्थान में रहते हैं। अगली, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। यह भी एक परिवार की विशेषता है। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमें कैसा परिधान पहनना है, कैसे रहना है, हमारी सभ्यताएं क्या है, हमारी संस्कृतियां क्या है। अब गांव में मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव का रहने वाला पुरुष अपनी सभ्यताओं को भूल जाए और उस तरीके के उस समाज में जो चीजें हो रही है उससे परे वह काम करे, तो वह परिवार की विशेषता को नहीं परिलक्षित करेगा। वह कहेगा कि ये पता ना कहां से कैसा परिवार है जो यहाँ की समाज की मान्यताओं को ही, संस्कृतियों को ही, सभ्यताओं को ही नहीं समझ पाया है। तो वही कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान परिवार बालकों को सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी बनने का पाठ पढ़ाता है। समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार का योगदान अद्वितीय है। आगे, परिवार एक ऐसा संघ है जो विश्व के समस्त समाजों में पाया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि परिवार विश्व में पाई जाने वाली एक सार्वभौमिक इकाई है। यह इससे निश्चित प्रश्न अगर पूछा जाएगा फैमिली वाले चैप्टर से, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि परिवार कैसी इकाई है। तो परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है। सामाजिक सुरक्षा, परिवार के सदस्य अपनी ही नहीं अपितु परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अपमान तथा दिवालियापन आदि की नौबत न आए। भावनात्मक आधार होता है। परिवार से हम लोग जुड़ते हैं तो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। सबके सुख दुख में समान की सहभागिता होती है। अगर किसी परिवार में भावनात्मक रूप से नहीं कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ पाता है तो वह परिवार धीरे धीरे बिखरता चला जाता है। ऐसा आप समाजों में देखे होंगे। तो वही बात कह रहा है कि भावनात्मक आधार, परिवार की अन्य विशेषताओं उसका भावनात्मक आधार होता है। यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर आधारित होता है, जैसे वात्सल्य, प्रेम, यौन संबंध, दया, ममता आदि। अन्य संस्थानों या संघों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती है। परिवार में ही भावनात्मक आधार होता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने का कई तरीके से जुड़े, वात्सल्य है, प्रेम है, यौन संबंध है, दया है, ममता है या किसी और स्थायी प्रकृति। परिवार एक अस्थायी संगठन भी है और अस्थायी संगठन भी। परिवार का निर्माण पति पत्नी से होता है, परंतु यदि इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है तो परिवार भंग हो जाता है। इस पर भी संस्था के रूप में परिवार का स्वरूप अस्थायी होता है, क्योंकि एक परिवार के भंग हो जाने से परिवार नामक संस्था भंग नहीं होती है। किसी एक परिवार की व्यवस्था खराब हो जाएगी तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि सभी परिवार की ही व्यवस्था खराब हो जाएगी। परिवार एक कभी भंग नहीं होता है। आगे, सीमित आकार, परिवार प्राणी शास्त्रीय दशाओं पर आधारित होता है। परिवार के सदस्य वही व्यक्ति बन पाते हैं जो उनसे जन्म लेता है। व्यक्ति विवाह द्वारा उसका सदस्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य परिवार का सदस्य नहीं बन पाते हैं। इन कारणों से परिवार का आकार सीमित होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य अगर नहीं है तो शादी के अगर हो जाती है तो वह उस परिवार का सदस्य हो जाता है। संतानोत्पत्ति हो गई तो वो भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी परिवार का ही अंग माना जाएगा। इसके अलावा परिवार बनने का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। अब वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है। अब तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें परिवार को दो प्रकार में बांटा गया है। एक पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा मातृसत्तात्मक या मातृमूलक परिवार। पितृमूलक परिवार और मातृमूलक परिवार दो विभाजन किया गया है सत्ता, वंश और निवास स्थान के आधार पर। तो पितृमूलक परिवार क्या होता है? इस प्रकार के परिवार में सबसे अधिक आय का पुरुष परिवार का प्रधान होता है। वह प्रधान पुरुष ही परिवार की देखभाल करता है, अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा हम अपने परिवारों में देखते हैं। मातृमूलक परिवार कैसा होता है? मातृमूलक परिवार में माता परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंत्रण में शेष सदस्य रहते हैं। इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्व होता है। वंश का नाम भी पत्नी अर्थात स्त्री के नाम से चलता है। ऐसा हम वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में यह व्यवस्था थी कि समाज पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक था। तो उस समय के जो आप राजाओं के नाम पाते हैं तो उसमें पहले माता का नाम रहता था या माता का नाम बाद में रहता था और राजा के नाम के साथ माता का नाम जुड़ा रहता था, पिता का नाम नहीं जुड़ा होता था। विवाह प्रणाली के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है। विवाह प्रणाली के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है। 3 श्रेणियां बांटी गई है। एक विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाह। तो एक विवाही परिवार क्या है कि एक इस प्रकार के परिवार में पति केवल एक ही विवाह करता है। आजकल इस प्रकार के परिवारों का ही अधिक प्रचलन है। ईसाइयों और यहूदियों में
अतीत काल से ही इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। दूसरा होता है बहुपत्नी परिवार, जिस परिवार का पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है। जैसे राजा महाराजा पहले करते थे, बहुपत्नी विवाह की परंपरा थी। हमारे समाज में बहुपत्नी विवाह की परंपरा नहीं है, उसको सही नहीं माना जाता है। वह बहुपत्नी परिवार रखता था। बहु विवाह का प्रचलन अनेक देशों में पाया जाता है। पति परिवार, इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। हमारे देश में टोडा और खासी जो जनजाति है, टोडा और खासी जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पूछ देगा, यह प्रश्न निश्चित ही पूछेगा कि खासी और टोडा ये दोनों जनजातियां हैं। अभी जब यूपी स्पेशल की क्लासेस होंगी तो इसमें बताया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे जब जिक्र आया है तो इसको जानते हैं कि खासी और टोडा दो ऐसी जनजातियां हैं कि जिस परंपरा है। तो वही बात पूछेगा कि किस जनजाति में बहुपति विवाह की परंपरा है, तो खासी और टोडा जनजाति में। अब आगे संगठन के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अब संगठन के आधार पर वर्गीकरण कैसे हुआ, तो पारिवारिक संगठन या संरचना के आधार पर परिवार को दो श्रेणियों में बांट दिया गया, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार किसे कहते हैं, यह पूछा जाता है कि एकाकी परिवार किसे कहते हैं, स्टेटमेंट देगा। एकाकी परिवार में केवल और केवल पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। अब दूसरा जो होता है हमारा संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार से आकार में बड़ा होगा। बड़ा तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। एकाकी परिवार में केवल माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। मुश्किल से एक माता एक पिता, दो लोग और एक या दो बच्चे, चार लोग। लेकिन जो संयुक्त परिवार है हमारा, तो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार से आकार में बड़ा होता है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बहू, पुत्र प्रपौत्र आदि रहते हैं। परिवार का प्रधान प्रधान काम करने वाला है, मुखिया है, वो अधिक वृद्ध पुरुष होता है और उसी के द्वारा इस परिवार का संचालन होता है। आज की इस कक्षा में हमने परिवार को पढ़ा। परिवार किसे कहते हैं, परिवार कैसा संगठन है, कैसी इकाई है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर कौन सा परिवार होता है, इन सारे पहलुओं पर हमने गौर से बात किया, उसको पढ़ा। अगर आपको हमारी कक्षा की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7081788388। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम और किस क्लास की पीडीएफ चाहिए या आप सेंड करेंगे तो आपको पीडीएफ मुहैया करा दी जाती है। पीडीएफ क्लास वीडियो के बाद ही आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।